हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशंस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और इस वीडियो से हम अपनी 12th की सीरीज शुरू करेंगे, 12th फिजिक्स की सीरीज, जिसमें हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। पूरा फर्स्ट यूनिट हम शुरू करेंगे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जिसमें फर्स्ट यूनिट में हमारा फर्स्ट चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है अद्वैत एजुकेशंस, और बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। मेरी 11th फिजिक्स की सीरीज चली रही है, जो 11th के स्टूडेंट्स होंगे वो उनको देख सकते हैं, और उसमें एक चैप्टर लगभग कंप्लीट हो भी गया है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसको हम बीच से पढ़ रहे हैं, बट 12th फिजिक्स को हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वाला लेक्चर। और जितने भी लोग नए हैं चैनल में वो सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो फर्स्ट हमारा कंटेंट पेज, जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसमें हम क्या क्या मेजर टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके बारे में जिक्र है। इसके बारे में मैंने और अच्छे से हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है 12th फिजिक्स का, उसमें भी मैंने बताया है कि हम क्या क्या चैप्टर्स पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप जाके वो वीडियो देखें, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन का है। शुरुआत तो यहीं से हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे मेजर टॉपिक्स क्या होंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये चार क्या है, मेजर टॉपिक्स है। एक टॉपिक्स में हमारी 30-30, 40-40 स्लाइड्स भी हो सकती हैं, बहुत सारी स्लाइड्स हो सकती हैं उनको समझने के लिए, क्योंकि एक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आएंगे जिनको हमें क्या होगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, और हम सारी चीजें देखेंगे विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि फिजिक्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका यह है कि पहले आप थ्योरेटिकल चीजें, जो कॉन्सेप्ट्स है बुक में, ठीक है, यहां पे जो भी हैं, उनको आप रीड करें। उनको रीड करके आप समझें कि आप खुद को वो चीज समझा पाते हैं क्या दोबारा बोल के, या किसी दूसरे को समझा पाएंगे। ठीक है, उसको लिख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में आपको थ्योरेटिकल चीजें लिखनी पड़ेगी वहां पे। फिर नेक्स्ट चीज आती है, आप जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ें उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें। जैसे ही आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे ना, आपको कॉन्सेप्ट्स दोबारा समझ में आएंगे कि वो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। और एक बार आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एकदम अच्छे से समझ गए ना, तो आपको कॉन्सेप्ट्स अपने आप याद आएंगे। मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट आपको याद कर रहे हैं तो आप सिर्फ उसका फॉर्मूला और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट याद करेंगे। क्या है, कॉन्सेप्ट आप ऐसे लिख देंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इससे होता है, ये इससे होता है, ये इसके प्रोडक्ट में होता है। ठीक है, तो ये एकदम बेस्ट तरीका होता है फिजिक्स को पढ़ने का। तो सेम हम ये भी चीज अप्लाई करेंगे, थ्योरेटिकल चीज देखेंगे कैसा होता है, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, पूरा फिजिक्स को पढ़ेंगे 12th का भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर से, जो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग के दोनों चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी देखेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम बेसिक चीजों के बारे में देखते हैं, जो जो चीजें क्या पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर को समझने के लिए। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं हम अपना, और फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसी के हम बेसिक्स से शुरू करेंगे। बेसिक्स क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हेन ए ग्लास रॉड, यदि एक ग्लास रॉड को मैं रब करता हूं, रब्ड विद स्किल, इट एक्वायर्स ए पावर to attract light bodies such as small piece of paper, bodies such as small piece of paper। मतलब यदि मैं एक ग्लास का रॉड लूं ना, और उसको मैं सिल्क के साथ ऐसे रब कर दूं, और उसको मैं यदि छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को यदि छुआऊं ना, तो वो क्या करता है, उन पेपर के टुकड़ों को चिपका लेता है अपने में, अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी जो फिनोमिना है, ऐसा क्यों होता है, आगे देखते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच एक्वायर्स द अट्रैक्टिंग पावर, मतलब जो ऑब्जेक्ट जो अट्रैक्टिंग पावर एक्वायर कर रहा है, इसके केस में क्या, ग्लास रॉड, जिसको हम सिल्क के साथ रब किए हैं और छोटे छोटे पेपर्स को मैं अट्रैक्ट करा रहा हूं, तो ये जो ऑब्जेक्ट जो पावर एक्वायर किया है, अट्रैक्टिंग पावर, आर सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज बोलेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट पावर एक्वायर्ड किया है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिफाइड हो गया वो ऑब्जेक्ट, या वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रब करने के कारण क्या हो गया, चार्ज हो गया है। ठीक है, when we have all experience of seeing a spark or hearing a crackle when we take off synthetic clothes or sweater, particularly in a dry weather। हमें ऐसा बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ होगा, जब भी हम सिंथेटिक के क्लॉथ्स या स्वेटर्स को हम उतारते हैं अपने शरीर से, तो आप देखे होंगे कि बिजली का हल्का सा चट-चट आवाज आती है, चार्जेस की आवाज आती है, और क्रैकल साउंड होता है। ऐसा बहुत सारी पॉलीस्टाइरीन साड़ीज में भी आप देखे होंगे, ऐसा होता है। ठीक है,
तो ऐसा क्यों होता है? यही सब फिनोमिना क्या है? ऐसे फिनोमिना, इन सब फिनोमिना का कारण क्या है? ये सब क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, हैव यू एवर फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना? क्या आपने कभी इस फिनोमिना का एक्सप्लेनेशन पाने की कोशिश करी कि क्या हो सकता है? जब मैं अपना स्वेटर उतारता हूं तो चार्ज हो जाता है, हम फाइबर कुर्सी में बैठ के पीछे से यदि टॉवल से एक दूसरे को वो करेंगे तो क्या हो जाता है? उंगली से हमारा चार्ज मारने लग जाता है। ठीक है। सेम ग्लास रॉड का भी हुआ कि मैं उसको सिल्क के साथ रब किया तो वो क्या हो जा रहा है? चार्ज हो जा रहा है। तो ये सब फिनोमिना का कारण क्या होता है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और हम ऐसे फिनोमिना देखते हैं। वी हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस, हमने और भी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की है, सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक का। हमने सेंसेशन देखा है इलेक्ट्रिक शॉक का आइदर व्हाइल ओपनिंग द डोर ऑफ द कार और होल्डिंग द आयरन बार ऑफ बस आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम आवर सीट। हमने ऐसा भी इलेक्ट्रिक शॉक्स के फिनोमिना देखे हैं। कब? जब हम क्या करते हैं? कार के फाइबर वाली सीट में बैठे रहते हैं। ठीक है। और जब हम कार से उतरते हैं तो डोर के मेटेलिक चीज को पकड़ते हैं तो चट से हमें क्या होती है? आवाज आती है करंट की। या जब हम बस में दूर वाली सीट में बैठे हुए हैं और यहां पे क्या है? रॉड है विंडो का, हम ऐसे स्लाइड करके गए और रॉड को पकड़े तो क्या होता है? उस समय भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस का फिनोमिना होता है। कब? ड्राई वेदर में। गीले वेदर में नहीं, गीले वेदर में फ्रिक्शन कम हो जाता है, ड्राई वेदर की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा हमने इलेक्ट्रिक फिनोमिना, इलेक्ट्रिक शॉक का फिनोमिना हमने देखा होगा अपनी रियल लाइफ में। बहुत सारी चीजें ऐसे एक्सपीरियंस की होंगी। नॉर्मली हम पर्दे, जो घर के कर्टेन्स रहते हैं उनके आसपास यदि हम घूमते रहे थोड़ी देर तक, फिर हम कहीं और जाके छूते तो चट से हमें इलेक्ट्रिक शॉक की आवाज आती है। तो ये सब फिनोमिना क्यों होते हैं? इनका मेन कारण क्या है? ठीक है। तो हमने फिनोमिना देखे ऐसे वाले। तो क्या कारण होता है ये सब फिनोमिना का? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सब चीजें पढ़ते हैं। क्या होता है? वो एक प्रकार का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। अभी हम और अच्छे से देखेंगे। ठीक है। द रीजन फॉर दिस एक्सपीरियंस, ये सब एक्सपीरियंस का रीजन क्या होता है? इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसका रीजन क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? बताओ। डिस्चार्ज हो जाते हैं, इसका मतलब। ठीक है। थ्रू अवर बॉडी विच वर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेस। क्या कारण होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के डिस्चार्ज का? और वो हमारी बॉडी में कब जमा हो जाते हैं? जब हम इंसुलेटिंग सरफेस को रब करते हैं। इंसुलेटिंग सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जो कोई भी चार्ज नहीं देगा, मगर यदि उससे हम अपने आप को रब कर देना तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर ट्रांसफर हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है। इसी कारण क्या होता है? वो इंसुलेटिंग सरफेस क्या होगा? खुद तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं करेगा, मगर रब होने के कारण क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। और जब भी हम किसी कंडक्टर को पकड़ेंगे या हम किसी रॉड को पकड़ेंगे या मेटल को पकड़ेंगे तो वो क्या होते हैं? चार्जेस क्या होते हैं? डिस्चार्ज हो जाते हैं सीधा। ठीक है। जनरली ऐसा वो शूज पे भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे शूज पहने हुए हैं। ठीक है। आपके बॉडी में चार्ज आ गया, आप किसी भी चीज को रब किए, आप कर्टेन्स के आसपास घूम रहे हैं, पॉलीस्टीरीन कर्टेन्स के आसपास आप घूम रहे हैं, और उसके बाद आप किसी भी मेटल चीज को छुएंगे तो आपको क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसुलेटिंग सरफेस को हम रब कर देते हैं। ऐसे सरफेसेस जो चार्ज डिस्चार्ज नहीं कर सकते, मगर उनको रब करके हम क्या हो जा रहे हैं? चार्ज हो जा रहे हैं। और जहां ही डिस्चार्ज का मौका मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? डिस्चार्ज हो जाएगी तुरंत। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। दिस इज ड्यू टू द जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये जो जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो भी हम चार्ज करते हैं, एक रॉड को सिल्क के साथ, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब के चार्ज कर ले रहे हैं, ये सब फिनोमिना किसका है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में ना हम अनस्टडी फ्लो ऑफ करंट पढ़ते हैं। स्टडी फ्लो ऑफ करंट का मतलब क्या होगा? करंट एकदम स्टडीली फ्लो हो रहा है, टाइम के साथ उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। मगर अनस्टडी मतलब अचानक से फ्लो हो जा रहा है। इसका एक और एग्जांपल क्या होता है? जो बिजली कड़कती है, जो लाइटनिंग हम देखते हैं, थंडरस्टॉर्म के पहले जो बिजली आती है, वो क्या फिनोमिना होता है? वो भी एक प्रकार का स्टैटिक डिस्चार्ज ही होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। अनदर कॉमन एग्जांपल, एक और कॉमन एग्जांपल क्या होता है ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द लाइटनिंग। एक और एग्जांपल क्या है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का? उसको हम क्या बोलते हैं? लाइटनिंग। दैट वी सी ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। ठीक है। हम जब तूफान आता है उस समय हम देखते हैं जो बिजली, वो भी क्या फिनोमिना है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे? अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक थे। ठीक है। वो ऐसे थे कि उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जो लाइटनिंग है वो किस पे डिपेंड करती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। हम जनरली यदि किसी, आज के जमाने में यदि जब बिजली कड़क रही है और हम यदि किसी इंसान को देखेंगे कि वो घोड़े में बैठ के उस बिजली को फॉलो कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये कैसा इंसान है करके ना, आज के जमाने में। बट वो वैसे ही थे। जब बिजली कड़कती थी तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट लेके, घोड़े में लेके उसको फॉलो करने की कोशिश करते थे कि ये क्या चीज है, इसके ऊपर मैं टेस्ट करूं। तो वो ऐसे साइंटिस्ट थे। ठीक है। तो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था क्या?
कि जो लाइटनिंग है ना वो रिलेटेड रहती है किससे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड रहती है। हम हर एक चीज को समझेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है, सबके बारे में। तो मैं एक सीक्वेंस से आपको लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि जो लाइटनिंग भी है वो भी फिनोमिना क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का फिनोमिना है, एक प्रकार का क्या है वो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब उसके बाद ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से डील करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। जैसे बिजली का कड़कना, जो बिजली डिस्चार्ज होती है अचानक से ग्राउंड में, ये सब किसके अंदर कंसीडर होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण। कोई भी चीज चार्ज हो जाती है, ठीक है, रब करने से एक ग्लास रॉड चार्ज हो जा रहा है और वो डिस्चार्ज कर रहा है, पेपर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ये सब क्या फिनोमिना है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के। और इन सब फिनोमिनास को हम किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, जो हमारे फिजिक्स के फर्स्ट 2 चैप्टर्स पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट 2 चैप्टर के यूनिट रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन और वो क्या चीज होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, मींस एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विथ टाइम। स्टैटिक का मतलब क्या है, ऐसी चीज जो टाइम के साथ ना ही मूव करेगी और ना ही चेंज होगी, ठीक है, स्टैटिक। और सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या डील करता है, डील्स विथ स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल। 3 चीजों की स्टडी करता है वो, एक तो फोर्स, एक जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसा फोर्स लगाएगा, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, एक स्टैटिक चार्ज पार्टिकल, ठीक है। मतलब एक चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है, चार्ज क्या होता है, चार्ज पार्टिकल क्या होता है, सब चीज हम देखेंगे। यदि एक चार्ज पार्टिकल है तो उसमें कैसी फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है किसी और फील्ड के कारण, या ये खुद चार्ज पार्टिकल कैसी फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। एंड पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है 2 चार्जेस के कारण, जैसे बादल कड़कता है, बादल और जमीन के कारण बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, इसलिए इतनी खतरनाक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होता है 1 सेकंड के अंदर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सब चीजें पढ़ते हैं। अनस्टडी करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस और चार्जेस एट रेस्ट। स्टैटिक चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल अराइज होता है उसके लिए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। और जो चार्जेस क्या होते हैं, रेस्ट में रहते हैं, जो मूव नहीं करते रहते, ठीक है। यदि चार्जेस मूव करने लग जाते हैं ना तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करने लग जाते हैं। यही चीजों को हम आगे और वास्ट में क्या पढ़ेंगे, पूरे 12th में पढ़ेंगे। तो चार्जेस यदि स्टेशनरी है, एक चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। इसी को हम पढ़ेंगे, जो भी चीजें स्टेशनरी, जब चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी रहते हैं उसी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और यही क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, अब क्या होगा, अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में समझा कि क्या होता है, स्टडी होती है फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल की, जो किसके कारण होते हैं, अराइज होते हैं, स्टैटिक चार्जेस और चार्जेस जो रेस्ट में रहते हैं उसके कारण अराइजेस होते हैं। इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खुद किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के अंदर ही पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट होता है। तो इसलिए हमने पहले देखा स्टैटिक चार्ज, हमने देखा वो किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसके अंदर आता है, ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है क्या हमारा 12th फिजिक्स, तो उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किसके अंदर आएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम किसमें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसके अंदर आता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट, ऑल डायरेक्ट एक्सपीरियंस फोर्सेस, जितनी भी डायरेक्टली एक्सपीरियंस फोर्सेस होती है ना, जो भी फोर्सेस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं ऐसे बोर्ड को छू रहा हूं तो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हूं, किसी को टच कर रहा हूं, या एटम्स के अंदर, एक्सपेक्ट दी ग्रेविटेशनल फोर्स, यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ दें, आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये सारी क्या होती है, मैनिफेस्टेशंस होती हैं किसकी,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक पार्ट होता है। जितनी भी डायरेक्ट एक्सपीरियंस फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस को छोड़ दे तो, क्योंकि वो मासेस के ऊपर डिपेंड करती है, बाकी सब चीजें चार्जेस के ऊपर डिपेंड करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और हम 12th फिजिक्स में पूरा चार्जेस के ऊपर पढ़ेंगे, जैसे हम 11th फिजिक्स में पूरा मासेस के ऊपर पढ़ते हैं, मास के ऊपर पढ़ते हैं, यहां पे हम पूरा चार्जेस के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी आती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का? फ्रिक्शन, इलास्टिसिटी, द नॉर्मल फोर्स, जो नॉर्मल फोर्स लगती है, होल्डिंग सॉलिड टुगेदर, जो नॉर्मल फोर्स सॉलिड को पकड़ के रखती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमिना होता है वो, इन ए गिवन शेप। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है? सॉलिड की इंटरमोलिकुलर, इंटर एटॉमिक फोर्सेस के बारे में बात कर रहा है, जो उसको पकड़ के रखती हैं। इट्स इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रैग दैट बर्ड प्लेन्स इवन सुपरमैन एक्सपीरियंस व्हाइल फ्लाइंग। जो फ्रिक्शन, भाई कोई उड़ता है तो उसको ड्रैग महसूस होता है एयर का, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन महसूस होती है। ये सब क्या होती है? ये सब फोर्सेस क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के कारण ही आती है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन देख लिया कि क्या होता है। ठीक है, अब जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होती है ना, वो एक क्या होती है? एक प्रकार की फंडामेंटल फोर्स होती है, 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक। ठीक है, और इसी के ऊपर क्या रहता है? हमारा पूरा 12th फिजिक्स जो रहता है वो पूरा बेस्ड रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में हम कहां पढ़ते हैं? 11th फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्या रहता है? पूरा मासेस पे डिपेंड रहता है। और 12th फिजिक्स क्या रहता है? पूरा चार्जेस पे डिपेंड रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है ना, 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक फोर्स होती है, और ये फोर्सेस उसी सीक्वेंस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर न्यूक्लियस में होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है वो। सेकंड नंबर की स्ट्रॉन्ग फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं। थर्ड नंबर की स्ट्रॉन्ग फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, जो क्या होता है? जो रेडियो एक्टिविटी एमिट होता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। और सबसे वीक फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सबसे वीक होती है। ये चारों फंडामेंटल फोर्सेस का बर्थ कहां हुआ? बिग बैंग के टाइम में हुआ। ठीक है, जब हमारा यूनिवर्स एक छोटी सी सिंगुलैरिटी से एक्सपेंड किया, उसी के दौरान कुछ सेकंड्स के अंदर ही क्या हुआ? ये चारों फोर्सेस का क्या हुआ? जन्म हुआ। उसी समय ये चारों फोर्सेस आई, और यही चारों फंडामेंटल फोर्सेस है जो चारों चीजों, सारी चीजों को गवर्न करती है। साइंटिस्ट लोग अभी, अब जैसे और जो साइंस फ्रिक्शंस के वीडियोस में जाएंगे या यूट्यूब में जाके आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे साइंस रिलेटेड, तो साइंटिस्ट लोग को एक 5th फंडामेंटल फोर्स के बारे में भी पता चल गया है, जो डार्क मैटर, और जिसके कारण हमारा यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, डार्क एनर्जी, मतलब उसका हम इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो क्या इफेक्ट डाल रही है पूरे यूनिवर्स पे, हमें दिखता है आसानी से। लाइट्स को भी वो कितना बेंड करती, सब चीज हमें दिखता है, बट अभी हमें उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो साइंटिस्ट लोगों को 5th फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में भी आइडिया है, वो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, उसके इफेक्ट्स भी देख रहे हैं, बट अभी हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। जिस दिन पता चला तो एक और फंडामेंटल फोर्सेस आ जाएगी हमारे पास, बट अभी तक यही चारों हैं। ठीक है, अब यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में बात करें, जिसके अंदर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, तो वो देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या होती है, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक बार ऑलरेडी आपको बता चुका है। तो जितने भी एटम्स होते हैं ना, उनके बीच में क्या होता है? बीच में क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? नेगेटिव चार्ज रहते हैं। सारे एटम्स ऐसे ही रहते हैं, बीच में पूरा पॉजिटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चारों ओर घूमते हैं। ऐसे ही सारे एटम्स रहते हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के कारण ही जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसी का एक पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हम पढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ? एक एटम का डायग्राम हुआ। अब यदि हम यहां पे देखें, तो एटम्स के बीच में क्या रहेगा हमारा? एटम्स के बीच में क्या रहते हैं? वो पूरे पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। ठीक है, और उनके चारों ओर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, जिनका क्या होता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, अब क्या होता है? ये तो हुआ एटम्स के बारे में। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना को हम समझ रहे हैं कि क्या होता है। अब हम लाइट की बात करते हैं। लाइट क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं। वो प्रोटॉन नहीं है, वो फोटॉन्स बोलते हैं। पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जिनका डुअल नेचर होता है। इसका भी एक चैप्टर होगा 12th में। ठीक है, तो लाइट्स क्या होते हैं? लाइट जो होता है,
लाइट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनका डुअल नेचर रहता है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल्स जैसा भी बिहेव करते हैं। वो क्या होता है, फोटॉन्स, और उनको हम क्या बोलते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जो सन से हमें लाइट रिसीव होती है वो फोटॉन्स के फॉर्म में होती है। तो क्या होता है कि जो एटम है और न्यूक्लियस है, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ना फोटोन का बर्स्ट देते रहते हैं धीरे धीरे। ठीक है, एक दूसरे को वो क्या करते हैं, फोटॉन्स का बर्स्ट देते रहते हैं धीरे धीरे। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में जो नेगेटिव चार्ज दोनों पार्टिकल्स हैं, और यही फोटोन का बर्स्ट क्या करता है बताओ, इनको पकड़ के रखता है, साथ ही साथ वो अगले एटम्स को भी पकड़ के रखते हैं। तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें किसके कारण बाउंड है, एक साथ पकड़ी गई हैं, किसके कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के कारण। और फर्दर हम बोल सकते हैं कि दुनिया की सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है लाइट के कारण, फोटॉन्स के कारण, क्योंकि वो एक दूसरे को फोटॉन्स का बर्स्ट देते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, इसी फिनोमिना को। अब यदि हम और देखें इसके बारे में, तो ये यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिनोमिना नहीं वर्क करेगा ना, तो सारी चीज फॉल अपार्ट हो जाएगी, मतलब सब चीजें टुकड़े टुकड़े में क्या हो जाएंगी, बिखर जाएंगी। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, जो किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ही हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, जो ही हमारा क्या होगा, फर्स्ट यूनिट होगा। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब हम देखते हैं हमारा एक नोट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। सारी चीजें आप एकदम सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको सब चीज समझ में आएगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट नोट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है हमारी। तो क्या होता है, इट इज एन इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस का इम्बैलेंस इसको बोलते हैं, विद इन और ऑन द सरफेस ऑफ ए मटेरियल, किसी भी सरफेस पे अंदर, उसके किसी भी मटेरियल के अंदर या उसके सरफेस में इम्बैलेंस होना, अनबैलेंस होना, किसका, इलेक्ट्रिक चार्जेस का। द चार्जेस रिमेन्स until it is able to move away by means of electric current और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी में, अब ये बॉडी नॉर्मल है, बट यदि इसमें चार्ज का इम्बैलेंस हो गया तो वो इसी के अंदर रुके रहेंगे, सरफेस में या इसके अंदर, और ये चार्ज कब निकलेंगे, जब उनको मौका मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा निकलने का। ठीक है, द चार्जेस रिमेन्स अंटिल इज एबल टू मूव अवे बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, ये होता है क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का रीजन, मतलब क्या, डेफिनेशन उसका, कि क्या मतलब होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी बॉडी में क्या हो सकता है, चार्जेस का इम्बैलेंस हो सकता है आराम से। ठीक है, कैसे, कॉज देखते हैं, सेकेंड पॉइंट। कॉज का मतलब क्या होगा कि हम जानते हैं कि किसी भी एटम के क्या होता है, बीच में पॉजिटिव चार्ज रहता है और उसके चारों ओर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, जिसका नेगेटिव चार्ज रहता है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उतने नंबर ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो एटम एज अ होल क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, मतलब एटम में कोई भी चार्ज मतलब न्यूट्रल रहता है, वो ना ही वो पॉजिटिव चार्ज रहता है ना ही वो नेगेटिव चार्ज रहता है। उसके अंदर प्रोटॉन्स जितने नंबर ऑफ रहते हैं उतने नंबर ही क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। बट यदि मैं किसी चीज को रब करता हूं, या इसमें कुछ रब कर दिया इसको मैं, या ये किसी और चीज के कांटेक्ट में आ गया, इंडक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसमें क्या होता है, चार्जेस इंबैलेंस होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं बाहर, अंदर के पॉजिटिव चार्जेस या प्रोटॉन्स तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से ऑलरेडी अंदर बंद है, जो मैं बताया था फर्स्ट फंडामेंटल फोर्सेस के कारण वो ऑलरेडी न्यूक्लियस के अंदर बंद है, तो प्रोटॉन्स तो नहीं निकल सकते। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे, या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब दोनों 10-10 का नंबर था, दोनों का 10 प्रोटॉन्स थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, नंबर क्या हो गया, 9 हो गया। तो एटम क्या हो गया, टोटली पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो एटम एज अ होल क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यदि इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें से बाहर से, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई 12 हो गई, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स के मुकाबले क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो एटम एज अ होल क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये कारण होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, कहीं भी कोई भी अपने ऑब्जेक्ट अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देगा या इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, यदि उसमें स्टैटिक इंबैलेंस हो गया, चार्ज इंबैलेंस हो गया उसमें, तो ठीक है। यही चीज क्या होती है, बादलों में भी होती है, बिजली कड़कने के दौरान वो एक दूसरे से रब करते हैं और चार्ज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं उनमें एक्स्ट्रा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं जहां उनको मौका मिला, जमीन में, अर्थ में, और उसी के कारण क्या होती है, बिजली होती है। तो ये क्या होता है, कॉज होता है क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, कि किसी भी एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर रहते हैं। यदि प्रोटॉन तो नहीं मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं आउटर शेल में रहने के कारण। आ जाएंगे तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, चले गए तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या है, कॉज है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, हमें ये चीज समझ में आई। अब यदि हम डायग्राम से समझे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो हम ये फिगर्स देख सकते हैं। ठीक है, फिगर देख सकते हैं, आपको फिगर दिख रही होगी, जैसे एक कैट की आपको यहां पे एक फिगर दिख रही होगी जिसमें क्या हो गया, पूरा फोम चिपक गया है। क्यों? क्योंकि कैट को हम क्या कर दिए, रब करके उसकी बॉडी को हम चार्ज कर दिए, तो पूरे पेपर पार्टिकल्स डालेंगे तो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। एक स्लाइड की फोटो है कि जैसे बच्चे लोग जब फिसल पट्टी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो जब इसमें वो स्लाइड करते हैं तो क्या होता है कि उनके बाल्स क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। पॉजिटिव बाल्स उनके क्या हो जाते हैं, पूरे पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं यहां पे स्लाइड करने के कारण। यही चीज क्या हो सकती है, यदि इसका मटेरियल अलग रहा तो उनके बाल नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। कैसे भी हो सकते हैं? तो रब करने के कारण, फ्रिक्शन करने के कारण क्या हो रहे हैं, स्टैटिक इम्बैलेंस, चार्ज का इम्बैलेंस हो जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स चले जा रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ये क्या है, एक प्रकार का एग्जाम्पल है। ठीक है, और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्लाउड्स में। क्लाउड्स के विद इन भी होता है, जब वो रब करेंगे एक दूसरे को, देखिए पॉजिटिव चार्जेस यहां ज्यादा हो गए, नेगेटिव चार्जेस यहां ज्यादा हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपस में भी उनमें इनबैलेंस होगा, तो वो एक दूसरे के बीच में भी क्या कर सकते हैं, चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। और यदि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो गए, ग्राउंड को यदि हम अपना पॉजिटिव ले लिए, तो वो क्या करेगा, बिजली के तौर में सीधा नीचे भी डिस्चार्ज कर सकता है बिजली। तो ये क्या होता है, क्लाउड्स के बीच में भी इंटरेक्शन होता है और नीचे भी इंटरेक्शन होता है। ये सब फिनोमिना किस पे डिपेंड करता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है। ये पूरा फिनोमिना क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम। अब हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में देखते हैं। अभी तक हमने देखा क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में कि क्या होते हैं चार्जेस, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और क्या क्या हम उनमें रिलेशंस यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, चार्जेस क्या होते हैं, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब क्या होती है, एक मैटर की है, हर एक मैटर की क्या होती है, खुद की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स। मतलब जो क्या करती है, उसको कॉज करती है एक फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए, व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी जो क्या करेगी, उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस कराएगी। जब उसे मैं प्लेस कर दूंगा किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस बोलते हैं। ये क्या है, चार्ज का डेफिनेशन है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स दैट accompanies फंडामेंटल पार्टिकल्स whenever they exist। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, एक प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक होती है, किसकी, पार्टिकल्स की। जैसे प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करें तो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो एक प्रकार की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो क्या करती है, फंडामेंटल पार्टिकल्स को अकम्पनीज करती है व्हेनेवर दे एग्जिस्ट, जब भी वो एग्जिस्ट करे, जिस भी स्टेट में वो एग्जिस्ट करे। एक प्रकार की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक और डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट के अकॉर्डिंग, चार्ज इज समथिंग possessed by a material object that makes it possible for them to exert electrical force and response to the electrical forces। क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट के हिसाब से हम देखें तो क्या बोल रहा है, वो चार्ज एक समथिंग ऐसी चीज है जो क्या करता है, कोई भी मटेरियल पोजेस्ट करता है। ठीक है, फॉर देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब ऑब्वियस ही बात है, यदि मैं एक चार्ज पार्टिकल को रखूं तो अपनी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, जो दूसरे चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, उस हिसाब से अट्रैक्ट होंगे या उससे रिपेल होंगे, या और वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंड रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो क्या बोला, मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। एक तो वो खुद इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट भी कर सकते हैं एंड रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स। मतलब यदि मैं एक चार्ज को लेता हूं तो वो अपने चारों ओर एक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यदि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है, वो उसके
उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लाइक है कि अनलाइक है, उस हिसाब से वो क्या होगा, अट्रैक्ट और रिपेल होगा। और यदि एक चार्ज पार्टिकल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख दूं तो वो भी वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर के कारण। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा है, तो ये क्या है हमारे दो ठो क्या है, चार्ज के प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स, मतलब क्या होता है, किसी भी मटेरियल यदि चार्ज है तो वो क्या करेगा, उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस कराएगा जब उसे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है, नॉर्मली एक चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मगर ये चार्ज यदि मूव करने लग गया ना तो एक मूविंग चार्जेस क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करते हैं। ठीक है, और सेकंड डेफिनेशन क्या बोला, अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट, चार्ज इज समथिंग possessed by a material object that makes it possible for them to exert electrical forces and responds to the electrical forces। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसका मतलब क्या है, चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कि एक नंबर होगा जो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, कोई डायरेक्शन नहीं होता इलेक्ट्रिकल चार्ज का। किसी के पास चार्ज है तो हम बोलेंगे कि इसके पास इतना चार्ज है, इतने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, डायरेक्शन की तो कुछ जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो एक प्रकार का क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और देखते हैं चार्ज के बारे में। नॉर्मली यदि सिंपल सेंस में समझे तो वही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जो कोई चीज एक्वायर कर सकती है, किसी एटम्स में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ गए उसमें तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और एक जो फंडामेंटल पार्टिकल होगा, जो चार्ज पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन, उसी के बारे में हम यहाँ पे पूरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, क्या, सच एज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे बनेगा, जिस एटम्स के पास कम इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा है वो। ठीक है, और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट कैन अटेन पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। सेम वही चीज बोला, यदि कोई एटम है वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया, पहले तो इनिशियली दोनों के नंबर सेम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में क्या होते हैं, सेम होते हैं। यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया अपने तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो वही बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है जब वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे। वाइल कैन अटेन नेगेटिवली चार्ज बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब और यदि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे उस एटम में या उस ऑब्जेक्ट में, ज्यादा हो जाएंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एज अ होल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज विथ सेम साइंस, मतलब सेम साइंस, आई मतलब लाइक चार्जेस, रिपेल ईच अदर, मतलब सेम साइंस है, दो नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और दो पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब सेम चार्जेस हुए, सेम चार्जेस मतलब दोनों नेगेटिव हो गए मान के चलिए, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, या दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए तो भी वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस हुए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, वाइल चार्जेस विथ ऑपोजिट साइंस, मतलब या तो एक नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव हो गया, आई अनलाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस का मतलब दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से मिलते हैं, और यदि सेम हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया तो वो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव हो गया तो भी वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगला पॉइंट, चार्जेस ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। तो क्या बोल रहा है, जो चार्जेस रहते हैं वो ऑलवेज कहां करते हैं, हमेशा मैक्सिमम टाइप क्या करते हैं, रिसाइड्स करते हैं किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस में। रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट का मतलब जो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, इसका अपोजिट क्या होता है, एक इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट होता है जो कुछ कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, चार्जेस ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड बाई, मतलब अब ये बताएगा कि एक ऑब्जेक्ट को हम कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं, बाई डिफरेंट मेथड्स लाइक फ्रिक्शन, कंडक्शन
एंड इंडक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 3 मेथड से चार्ज कर सकते हैं, फ्रिक्शन से, कंडक्शन से, इंडक्शन से। फ्रिक्शन का मतलब रब कर दे रहे हैं उसको तो वो चार्ज हो जा रहा है। कंडक्शन का मतलब हम उसमें कंडक्ट करा दे रहे हैं करंट, ठीक है। इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि एक चार्ज बॉडी को उसके पास लेके आएंगे तो उसमें चार्ज क्या हो जाएगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, इंडक्शन से भी हम चार्ज कर सकते हैं। हम देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को उसके पास में लेके आया, उसके अंदर इलेक्ट्रिक डिसबैलेंस हो गया, ग्राउंड कर दिए उसको, तो वैसे ही हम इंडक्शन से भी चार्ज कर सकते हैं। तो किसी भी चीज को हम फ्रिक्शन से, कंडक्शन से और इंडक्शन से क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। फ्रिक्शन का मतलब रब करके, कंडक्शन मतलब कंडक्ट करा देने, एक वायर्स में चार्ज लेके उसको टच करा के कंडक्ट कर दे रहे हैं, और इंडक्शन से मतलब एक चार्ज ऑब्जेक्ट को उसके पास लाके बिना टच कराए, ठीक है। तो ये 3 मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, चार्जेस कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड एज अ नंबर, ठीक है। तो चार्जेस को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एज अ नंबर से। अभी हम जब बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे चार्जेस के बारे में तो देखेंगे उनका एडिटिव नेचर होता है, मतलब कंजर्व्ड होते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, ये सब चीजें हम बेसिक प्रॉपर्टीज में देखेंगे। तो चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक प्रकार के नंबर जैसे, क्योंकि क्या है, ऑब्वियस ही बात है, स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो क्यों नहीं कर सकते ऐसा। तो ये क्या था, पूरे चार्जेस की प्रॉपर्टी थी। आगे जाके हम देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, और अभी भी इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। ये क्या है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड डिटेक्ट करता है कि कितने चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये क्या है, जिससे हम किसी चीज को नापते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, विच डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो ये क्या है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो क्या डिटेक्ट करता है, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है, किसकी मदद से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की मदद से, ठीक है। क्या बोल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, मैं आपको इसके थ्योरी के बारे में बताता हूं, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं कैसा होता है। ये देखिए, ये क्या है, हमारा एक ठोक एक्सपेरिमेंट है। तो ये दो थ्योरी हम वो उसको देख के, मतलब पहले हम डायग्राम देखने के बाद थ्योरी देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। अब ये कैसा बने रहता है, इसमें क्या होता है, एक पूरा केसिंग रहता है, ठीक है। आप ये बॉक्स देख सकते हैं पूरा, ये बॉक्स में क्या है, कांच लगे हुए हैं ताकि अंदर क्या हो रहा है हम देख सके। एक प्रकार का क्या है, इंसुलेटिंग बॉक्स है, मतलब इससे कोई भी चार्ज बाहर ना जाए। एक रॉड डाल के रखे हैं हम इसके अंदर, जो एक मेटल रॉड है, और उसके ऊपर एक नॉब है जिसमें हम क्या करेंगे, टच कराएंगे अपना एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है। यहां पे क्या रहती है, ऐसे गोल्ड लीफ रहती है, ऐसे करके वो पकड़े रहते हैं, मतलब नॉर्मल ये रॉड है, ठीक है, और ये रॉड में आप ऐसे देख सकते हैं गोल्ड लीफ लगी हुई है, आप ऐसे देख सकते हैं रखी हुई है। तो क्या होता है, इसमें हम चार्जेस देते हैं, तो जैसी चार्ज देंगे सेम प्रकार का चार्ज देंगे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो वो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है उस हिसाब से क्या होगी, गोल्ड लीफ ना ऐसे स्प्रेड हो जाएगी, और नीचे एक स्केल रखे रहते हैं कि कितना जो गोल्ड लीफ में स्प्रेड हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं यहां पे। तो यही होता है क्या, इलेक्ट्रोस्कोप। ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंट रहता है, गोल्ड लीव्स लगे रहती है नीचे में, ठीक है। अभी जो ऊपर की मेटल नॉब है, इसमें हम क्या करेंगे, किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से हम क्या देंगे, चार्ज देंगे। तो देखिए चार्ज दिए इसको हम, ये चार्ज आ रहा है, और ये लीफ में क्या हो जा रहा है, लीफ में ऐसे चार्ज आ रहा है, और लीफ क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, जिससे हम क्या करते हैं, चार्जेस को मेजर करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 गोल्ड लीव्स, जैसे हमने डायग्राम में देखा 2 गोल्ड लीव्स होती है, विच आर सस्पेंडेड साइड बाय साइड फ्रॉम ए कंडक्टिंग रॉड, मतलब दोनों को साइड बाय साइड सस्पेंड कर देते हैं एक कंडक्टिंग रॉड के, या ऐसे लटका दिए नॉर्मल, या हम एक ऐसा वाला शेप ले लिए, ठीक है। विच इज हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग सपोर्ट, जो सपोर्ट हमने देखा वो क्या रहता है, इंसुलेटिंग रहता है, एंड प्लेस्ड इन ग्राउंडेड एनक्लोज्ड, ठीक है। ग्राउंडेड एनक्लोज में मतलब कोई भी उसमें वो ना हो, सच एज ग्लास जार, एक जार में उसको हम पूरा एक प्रकार का इंसुलेट करके रखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, when charge is applied to a plate to which rod is connected, जो ऊपर में मेटल नॉब थी, जब उसमें हम चार्ज अप्लाई करेंगे, the leaf separated due to their mutual repulsion,
म्यूचुअल रिपल्शन क्यों? क्योंकि हम एक सेम प्रकार का मैग्नीट्यूड का चार्ज देंगे, पॉजिटिव देंगे या पूरा नेगेटिव देंगे। तो एक जब सेम प्रकार का चार्ज जा रहा है दोनों लीव्स में, रॉड के थ्रू दोनों लीव जो ऐसे लगी हुई है उसमें सेम प्रकार का चार्ज जा रहा है, तो लीव क्या होंगी? सेपरेट होंगी। अब वो कितना चार्ज है उस हिसाब से नीचे एक स्केल रख के हम मेजर कर लेंगे कि कितना चार्ज है, उस हिसाब से लीव सेपरेट होंगी। द लीव सेपरेटेड ड्यू टू देयर म्यूचुअल रिपल्शन। एक और वेरिएशन कैसी होती है इसमें, जिसमें हम एक लीव को फिक्स कर देंगे और अगली मूव करेगी। वन वेरिएशन इन्वॉल्व्स हैविंग वन फिक्स्ड प्लेट अलोंग विद सिंगल लीव, मतलब एक लीव को फिक्स कर दिया, अगली को ढीला छोड़ दिए, तो वो क्या होगी? म्यूचुअल रिपल्चर के कारण क्या होगी? रिपेल होगी, क्योंकि सेम प्रकार का ही चार्ज जाएगा उसमें। तो ये क्या होता है? हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है। ठीक है, आप डायग्राम को भी देख सकते हैं। फिर से एक बार, एक पूरा एनक्लोज्ड वेसल में उसको हम रखेंगे, जो ग्राउंडेड होगा, इंसुलेटेड होगा। ये जो मेटल रॉड है, ये मेटल नॉब में हम क्या करेंगे? चार्ज अप्लाई करेंगे। चार्ज आएगा और वो लीफ को क्या करेगा? स्प्रेड करेगा, एक प्रकार का चार्ज म्यूचुअल रिपल्शन के कारण। तो जितना लीफ स्प्रेड हो रही है अपने पॉइंट से, जितना वो स्प्रेड होगी उसको हम क्या कर लेंगे? मेजर कर लेंगे स्केल से कि इतना स्प्रेड हुई, इतना स्प्रेड हुई। उससे हमें क्या पता चलेगा? चार्ज के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को। किसी भी चार्ज बॉडी को इसके पास लगाओ, ये कितना डिफ्लेक्शन देगा उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। अब हम देखते हैं क्या होते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंडक्टर्स क्या होता है। यदि हम नॉर्मल सेंस में समझे तो कंडक्टर्स जो चीजों को कंडक्ट करते हैं। एक मेटल, लोहा क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वही एक वुड नहीं करेगा। तो वुड को मैं क्या बोलूंगा? इंसुलेटर बोलूंगा। ठीक है, लोहे को मैं क्या बोलूंगा? कंडक्टर बोलूंगा। अब कंडक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, वो हीट कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट कर सकते हैं, और कुछ भी चीज वो कंडक्ट कर सकते हैं। मगर इंसुलेटर्स क्या होंगे? जो कोई भी चीज कंडक्ट नहीं करेंगे। वो अपने अंदर, भले उनके अंदर कुछ भी हो, मगर वो कुछ भी इंटरेक्शन नहीं करेंगे बाजू वाले ऑब्जेक्ट के साथ। इंसुलेटर्स का ही दूसरा नाम क्या होता है? डाइइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं उनको। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड टू कैरी और कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे मतलब वो होते हैं सब्सटेंस होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं कैरी करने के लिए या कंडक्ट करने के लिए। क्या? इलेक्ट्रिक चार्जेस, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से अनदर तक। मतलब यदि मैं कंडक्टर लेता हूं तो वो क्या करेगा? पूरा इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा अपने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, पूरा उसमें क्या होगा? फ्लो होगा उसके अंदर। मगर इंसुलेटर में नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसके ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट से लेके अगले पॉइंट तक। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ? कंडक्टर हुआ। दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली, आसानी से अपने अंदर से वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स का मतलब ये होता है। एग्जाम्पल देखें तो क्या होता है? सिल्वर, कॉपर मटेरियल्स होते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं? एग्जांपल्स होते हैं कंडक्टर के, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। एक एंड में मैं यदि बिजली का एक ठोक तार छुआया तो अगले एंड में भी क्या हो जाएगा? करंट आने लग जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या करने लग जाएंगे? वो कंडक्ट करने लग जाएंगे। दूसरे क्या होते हैं? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। यदि एक पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिसिटी लगाया तो दूसरे पॉइंट में क्या होगा? मेरे को कोई भी शॉक नहीं लगेगा, वो कंडक्ट ही नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। विच कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, उनको हम क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, दे ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। मतलब वो क्या करते हैं? एकदम हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से वो पास होने ही नहीं देंगे। ठीक है, एक एंड में, जैसे यदि मैं एक इंसुलेटर की बात करूं तो उसके एक एंड में यदि मैं इलेक्ट्रॉन को रखा तो वो पास ही होने नहीं देगा, मतलब वो जाएगा ही नहीं अगले एंड तक, तो वो जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं इलेक्ट्रिकल फ्लो को। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से फ्लो हो ही नहीं सकती। ठीक है, दोनों का अपना अपना काम होता है। कंडक्टर्स, जो वायर के अंदर कॉपर वायर होते हैं, हमारे जो घर की तारें होती हैं उसके अंदर जो वायर होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो बिजली लेके चलते हैं। उनके ऊपर जो कवर लगे रहते हैं वो इंसुलेटर्स रहते हैं, ताकि हम यदि वायर को पकड़े तो हमें शॉक ना मारे। तो दोनों का अपना अपना यूज है। तो इंसुलेटर्स का दूसरा नाम क्या होता है? जिनको हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इंसुलेटर्स का? ग्लास, रबर, प्लास्टिक,
इबोनाइट, माइका एसेट्रा, ये सब क्या होते हैं? इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, परफेक्ट इंसुलेटर कुछ नहीं होता, मतलब परफेक्ट इंसुलेटर हम बना ही नहीं सकते। ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम बोल सकते हैं जो हमारा थर्मस होता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है? इंसुलेटर होता है। क्या करता है? वो चाय को गर्म रखता है अपने अंदर, बट वो क्या घंटों तक गर्म रख पाता है? नहीं, कुछ घंटे बाद चाय ठंडी हो ही जाती है उसमें, कुछ 4-5 घंटे एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद। तो लॉसेस तो होते ही हैं हर जगह, मतलब हर जगह लॉस होंगे, परफेक्ट कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हमें समझ में आया कंडक्टर और इंसुलेटर्स होते हैं। अब हम एक डिफरेंस देखते हैं दोनों के बीच में। डिफरेंस बिटवीन डाइइलेक्ट्रिक्स, मतलब क्या? इंसुलेटर, एंड कंडक्टर्स, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? डाइइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टर्स। ठीक है, मतलब जो इंसुलेटर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टर्स बोलते हैं। एंड दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उनमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। कंडक्टर्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वो फ्लो कराने लग जाते हैं तो वो पूरा कंडक्ट कर देते हैं। वाइल कंडक्टर्स हैव, तो डाइइलेक्ट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टर्स बोलते हैं, जिनके अंदर बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। वाइल कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी देयर वॉल्यूम, मतलब कुछ भी उनके वॉल्यूम में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विच मेक्स देम एबल टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, मतलब यदि किसी चीज के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहे तो उसके अंदर क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। मगर नॉन कंडक्टर्स या डाइइलेक्ट्रिक्स या इंसुलेटर्स के पास क्या होते हैं? बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो यही डिफरेंस है डाइइलेक्ट्रिक्स और कंडक्टर्स के बीच में। ठीक है, अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। हमें पता है कि हम फ्रिक्शन से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, रब करके। ठीक है, हम उसको कंडक्ट करके चार्ज करा सकते हैं, मतलब हम उसको छुआ दिए। कंडक्शन का मतलब क्या होता है ना? फिजिकल कांटेक्ट से, हम किसी को फिजिकली कांटेक्ट करके उसको चार्ज कर रहे हैं। यदि मैं एक तार लिया जिसमें करंट चल रहा है और एक मैं कंडक्टर लिया, उसको छुआ दिया, तो वो पूरा कंडक्ट करने लग जाएगा। तो ये दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं? किसी चीज को चार्ज कर सकते हैं। थर्ड वाला चीज होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। हम कैसे किसी चीज को इंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं वो हम देखेंगे अपना टॉपिक, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, देखते हैं हमारा ये टॉपिक और कैसे हम किसी चीज को इंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ ए न्यूट्रल बॉडी, मतलब हम एक ऐसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल ही है वो, मतलब एकदम न्यूट्रल कंडीशन में, कोई भी उसमें चार्ज नहीं है। बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज्ड बॉडी नियरली इट विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन दी टू बॉडीज इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब किसी एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना, एक न्यूट्रल बॉडी है, इसको मैं चार्ज कर रहा हूं, कैसे? एक दूसरी चार्ज बॉडी में इसके पास लेके आ रहा हूं, मगर मैं इसको टच नहीं कर रहा हूं, बिना टच किए इसको चार्ज करने को ही हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। कैसे हम इसको चार्ज कर सकते हैं वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, फिगर बिलो शोज चार्जिंग ए कंडक्टर, एक कंडक्टर को हम चार्ज कर रहे हैं परमानेंटली बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। हम नीचे एक फिगर में क्या देखेंगे कि हम एक कंडक्टर को क्या कर रहे हैं? परमानेंटली चार्ज कर रहे हैं। किसके मेथड से? बाय चार्जिंग बाय इंडक्शन से। ठीक है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम ये। सबसे पहले ये एक कंडक्टर है जो क्या है? एक इंसुलेटिंग बेस में है, मतलब इसमें नीचे से चार्ज कुछ भी इसमें फ्लो नहीं होगा, जो चार्ज रहा इसमें वैसा ही रहेगा, कुछ भी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, एक इंसुलेटिंग बेस में है वो। अब मैं क्या करूंगा? एक चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आऊंगा, टच नहीं कराऊंगा, इससे थोड़े दूर में रखे रहूंगा। और ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसका मैं नाम दिया हूं चार्ज ऑब्जेक्ट। ये चार्ज ऑब्जेक्ट में ना नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक है, तो मैं इसको इस बॉडी के पास में लेके आया, तो ये बॉडी में क्या होगा ना, इसको हम और बड़े टर्म्स में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा? ये बॉडी में ना चार्ज जो अंदर इस बॉडी के अंदर न्यूट्रल है, तो इस बॉडी के अंदर ना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे चार्ज, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके करीब आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव चार्जेस से क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। अभी मैं इसको टच नहीं कराया हूं इस चार्ज ऑब्जेक्ट को, इस कंडक्टर में, बस पास लेके आया हूं, तो ये नेगेटिव चार्जेस की फील्ड के कारण क्या होगा ना? पॉजिटिव चार्जेस इसके पास आ जाएंगे, और जो इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस रहेंगे वो क्या होंगे? रिपल्शन के कारण दूर हो जाएंगे इस बॉडी से। तो पॉजिटिव चार्जेस पास आ गए, नेगेटिव चार्जेस दूर हो गए। अब हम क्या करेंगे? इस बॉडी को ग्राउंड कर देंगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया हम इसको। तो ग्राउंड से कनेक्ट करने से क्या होगा? जो नेगेटिव चार्जेस होंगे ना वो ग्राउंड में चले जाएंगे। ठीक है, अब ग्राउंड में चले गए नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा? इसको हटा लूंगा और ग्राउंड भी बंद कर दूंगा, तो पूरी बॉडी क्या हो जाएगी? पूरी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी।
कैसे? क्योंकि जो इधर के पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होंगे, इस बॉडी को मैं हटा दूंगा तो वो पूरे बॉडी में क्या हो जाएंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जब मैं चार्ज ऑब्जेक्ट को हटा दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रोसेस होता है, क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सेम ऐसा हम किसी बॉडी को नेगेटिवली भी चार्ज कर सकते हैं। यदि जो मैं चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आया ना, यदि मैं पॉजिटिव वाला लेके आता, यदि यहां पे जो मैं ये चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आया और ये चार्ज ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव वाला लाया रहता ना, तो सेम इसमें क्या होता, बॉडी में इस तरफ पूरे नेगेटिव चार्ज आ जाते और इस तरफ क्या आ जाते, पूरे पॉजिटिव चार्ज आ जाते। अब इस केस में लोगों को जनरली डाउट होता है कि जब हम ग्राउंड करेंगे तो क्या होगा। तो इस केस में जब मैं दूसरा कंडीशन ले रहा हूं, इस केस में जब मैं इस बॉडी को ग्राउंड करूंगा ना, तो क्या होगा, इसमें और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे, बॉडी के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पूरा खत्म हो जाएगा। सिर्फ पूरे बॉडी में क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा। और जब मैं चार्ज ऑब्जेक्ट हटा दिया तो बॉडी में पूरा नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है। एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर के पास में एक चार्ज बॉडी ले आया जिसमें अभी फिलहाल नेगेटिव चार्ज है, तो उसके कारण क्या होगा, इसके अंदर रिपल्शन आएगा, नेगेटिव चार्ज दूर हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर इसके पास आ जाएंगे, टच नहीं हुए दोनों को। ग्राउंड कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, पूरे ग्राउंड में चले जाएंगे और फिर ग्राउंड कनेक्शन हटा देंगे। तो जैसी ग्राउंड कनेक्शन हटा दिया, चार्ज ऑब्जेक्ट भी हटा दिया, तो बॉडी में पूरे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सेम ऐसा हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज को भी लेके कर सकते हैं। जब मैं लाया चार्ज ऑब्जेक्ट, वो चार्ज ऑब्जेक्ट क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, तब सेम इसका अपोजिट सेंस होगा। ग्राउंड करूंगा तो इस केस में, जब मैं सेकंड केस में ग्राउंड करूंगा तो नेगेटिव चार्जेस ग्राउंड से आ जाएंगे बॉडी में, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का प्रोसेस हुआ, क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन का, बिना बॉडी को टच किए। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इंडक्शन से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना की पॉइंट देखते हैं ग्राउंड के बारे में, कि जो हम ग्राउंड कर रहे हैं वो क्या होता है। ठीक है, तो क्या है, ग्राउंड इज बेसिकली, ग्राउंड जब हम किसी चीज को करते हैं तो वो क्या है, बेसिकली क्या है, ग्राउंड क्या है, एक प्रकार का चार्ज रिजर्वायर है। ग्राउंड को हम क्या बोलते हैं, चार्ज रिजर्वायर बोलते हैं। चार्ज रिजर्वायर का मतलब एनीथिंग दैट कैन गिव अप और रिसीव चार्जेस विदाउट नोटिसिंग द चेंज। तो ग्राउंड क्या है, एक प्रकार का चार्ज रिजर्वायर है, ऐसी चीज जो चार्ज दे भी सकती है और चार्ज रिसीव भी कर सकती है बिना कोई चेंज नोटिस किए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम ग्राउंड टू द कंडक्टर इफ द चार्ज ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। सेम हमारा वाला केस जो अभी हम केस देखें, जो केस में हम क्या देखे थे कि जो चार्ज क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, फिर से देखते हैं, नोटिसिंग द चेंज, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम ग्राउंड टू द कंडक्टर इफ चार्ज ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। ये वो वाला केस है जो हमने नहीं देखा। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, वो ग्राउंड से इसमें आ जाएंगे, कब, जब ये चार्ज ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब इसी का अपोजिट वाला जब हम कर रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज लाए होंगे तो इधर पूरे नेगेटिव आ गए होंगे, इधर पूरे पॉजिटिव आ गए होंगे। तो जब इसका अपोजिट वाला हम करेंगे, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, तो उस केस में जब हम ग्राउंड करेंगे ना, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या हो जाएंगे, ग्राउंड से फ्लो हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द ग्राउंड टू द कंडक्टर इफ द चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब जो वो रॉड लेके आए हैं हम, उसको वो बोल रहा है, इफ द चार्ज ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, जो हमने केस देखा उसी का उल्टा। एंड अपोजिट वे, अपोजिट वे मतलब जो हमने अभी डायग्राम देखा, द अपोजिट वे इफ द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव। अपोजिट वे में मतलब जैसे हमने फिगर देखी है जिसमें हमने नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आए, तो अपोजिट वे में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड में चले जा रहे हैं। और यदि मैं पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आया रॉड को, तो उस केस में क्या होगा, ग्राउंड से उल्टा चार्ज आ जाएंगे कंडक्टर में। ठीक है, और जब मैं हटा दूंगा तो वो पूरे क्या हो जाएंगे, एक प्रकार से सैचुरेट हो जाएंगे। तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम, परमानेंटली चार्ज कर सकते हैं किसी कंडक्टर को बाय मेथड ऑफ इंडक्शन से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो अराइज होता है वो क्या है कि नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, और जो अराइज भी होता है कि क्या है, यदि एक कॉम्ब को, कॉम्ब मतलब कंघी को, रन्स थ्रू वंस हेयर, यदि एक कॉम्ब को मैं अपने हेयर में रन करता हूं, अट्रैक्ट्स स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। ऑब्वियस ही बात है, यदि एक कॉम्ब को मैं अपने बाल में बहुत बार रब करता हूं तो कॉम्ब क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे इधर उधर, और उससे यदि मैं एक पेपर को छूंगा तो पेपर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, व्हाट हैपेंस
इफ द हेयर्स आर वेट और इट इज अ रेनी डे। क्या होगा जब बाल गीले हुए या तो बारिश वाला मौसम होगा। तो आंसर क्या होता है इसमें, इफ द हेयर्स आर वेट और इट इज अ रेनी डे, यदि हेयर गीले होंगे और बारिश का समय होगा, देन द फ्रिक्शन बिटवीन द हेयर एंड द कॉम रिड्यूसेस। तो जब भी वेट सरफेस होगा, इसलिए फर्स्ट लाइन के इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ था, जब ड्राई वेदर रहेगा, क्योंकि वेट वेदर में क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो जब रेनी डे होगा या बाल वेट होंगे तो कॉम क्या होगी, कॉम, द कॉम डज नॉट गेट चार्ज एंड इट विल नॉट अट्रैक्ट स्मॉल बिट ऑफ पेपर, क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यदि कोई चीज गीली रही तो ये सब चीजें किसमें होती है, ड्राई वेदर में या ड्राई स्टेट में ही होती है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है हमें। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला लेक्चर यहीं खत्म होता है। बिल्कुल बने रहें, स्टे ट्यून्ड रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि अगला हम जो टॉपिक चालू करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसमें हम एडिटिव नेचर, ठीक है, कन्वर्जन और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।